गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कोर पेपर 4 जो कि सेल बायोलॉजी है, उसका यूनिट 3 का और एक नया टॉपिक एंडो सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर एक लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जितना लाइक करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेट मिलेगा। तो देखिए, अगर आप लोग जूलॉजी को आज ए मेजर सब्जेक्ट लेके आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जूलॉजी का सभी क्लासेस अवेलेबल पाएंगे या फिर नोट्स पा जाएंगे। नोट के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको प्रीवियस क्लास अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं, जो भी प्रीवियस क्लास हुआ है माइक्रोबायोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दूँगी, और इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगी, तो आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ाई थी तब उस वक्त में हम लोग एंडो सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन किए थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कहाँ से आया है या फिर क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एंडो सिम्बायोटिक जो हाइपोथेसिस है बेसिकली ये क्या है, ये कंसर्न द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन जो है उसके ऊपर ही ये थ्योरी बना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस दिस ऑर्गेनेल्स ओरिजिनेटेड एज सेपरेट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट वर टेकन इनसाइड ए प्रीमोर्डियल यूकैरियोटिक सेल। Such symbiotic relationship in which two species are dependent upon one another to varying extent serve as crucial element of the evolutionary progression of the eukaryotic cell। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पर, नोट पे क्या है कि यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल है और इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जा रहा है। अभी जाने के बाद धीरे धीरे वो उसी के साथ एक रिलेशनशिप पे रह गया, और यहाँ से जो एडवांस यूकैरियोटिक सेल का जो इवोल्यूशन हुआ यहीं से ही शुरू हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल दोनों के एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और एक यूकैरियोटिक सेल के साथ किस तरह से एक रिलेशनशिप में रहा, जहाँ पर कि दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखे और एक दूसरे को बेनिफिशियल किए। तो आपको पता है सिम्बायोटिक मतलब क्या है, कि जहाँ पर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं या फिर बेनिफिट देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप होता है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वहाँ पर गया और वहाँ पर यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हुए, ठीक है। एक दूसरे को नुकसान नहीं दिए, वो एक दूसरे के लिए यहाँ पर मतलब क्या हुआ, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो इसीलिए दोनों को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पर बना, और यहाँ यहीं से ही सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस का शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या एविडेंस है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो सिमिलरिटीज बिटवीन बैक्टीरिया एंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। हम लोग प्रीवियस क्लास में सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप प्रीवियस क्लास मिस किए हैं तो आप लोग प्रीवियस क्लास भी देख सकते हैं, जहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का प्रोटीन सिंथेसिस होता है, खुद का जीनोम डीएनए आरएनए होता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया खुद का कुछ ऐसा फंक्शन होता है जब खुद से ही करता है, इसलिए हम लोग ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। और ऑटोनोमस सभी तो फंक्शन नहीं करता है, कुछ न्यूक्लियस के ऊपर भी डिपेंड होता है, इसीलिए उसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोला जाता है। तो देखिए, एक और जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल या फिर माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के अंदर कुछ सिमिलरिटीज मिला, जिससे तो ये पता चला कि यूकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया और जो बैक्टीरियल सेल है दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज है, ठीक है। Since the symbiotic hypothesis stated that mitochondria and chloroplast arose from bacteria entering a eukaryotic cell, two
form a symbiotic relationship. Similarities between bacteria and those semi-autonomous organelles shows strong evidence that this hypothesis is correct. क्योंकि बैक्टीरिया के साथ बैक्टीरिया के साथ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल जो होते हैं, इनका बहुत हद तक कुछ सिमिलैरिटीज रहता है, जिसके वजह से हम लोग ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस मान के चलेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरिया के साथ उसका बहुत सारा सिमिलैरिटीज है, और यहीं से ही हाइपोथेसिस एकदम सही है, इसका एविडेंस मिलता है. Mitochondria share very similar characteristic with purple aerobic bacteria. They both use oxygen in the production of ATP. तो दोनों बैक्टीरिया हो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ATP जनरेट करते हैं. तो ये एक तरह का इनका सिमिलैरिटीज दिखाई दिया. और क्या क्या सिमिलैरिटीज है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोकैरियोट्स जो कि बैक्टीरिया होते हैं, रेंज अबाउट, इनका अगर साइज देखें तो वो भी सिमिलैरिटीज होता है 1 to 10 माइक्रोन्स इन साइज, दोनों का साइज भी सिमिलैरिटीज है. दिस ऑब्जर्वेशन सपोर्ट द एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस. Mitochondria and chloroplast have their own DNA and this DNA is similar to bacterial DNA. और भी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी DNA है उसका बैक्टीरियल DNA के साथ बहुत हद तक सिमिलैरिटीज होता है. तो यहाँ पर भी एक तरह का एविडेंस मिला. दे हैव their own DNA, RNA, राइबोसोम एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑल्सो ऑकर हियर. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है. It was also determined that mitochondria and chloroplast divide independently of the cell they live in. तो मतलब ये लोग इंडिपेंडेंटली ये लोग सेल डिवीजन भी करते हैं. इनको डिवीजन करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होता है, वो खुद से डिवीजन भी कर सकते हैं. क्यों डिवीजन कर सकते हैं, हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन किए हैं. क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरिया होता है, इनके अंदर DNA होता है, इनका खुद का जीनोम होता है, इसीलिए वो लोग खुद से भी डिवीजन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जितना भी आप लोग एविडेंस देखें, चाहे ऑक्सीजन यूज करके ATP प्रोड्यूस करना होता है, या तो फिर इनका खुद का मतलब इनका जो साइज में सिमिलैरिटीज होता है, या फिर जीनोम या फिर DNA दोनों के अंदर ही रहता है, ये सभी एविडेंस प्रूव करता है कि एक बैक्टीरिया और जो ऑर्गेनेल्स है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है, चाहे बैक्टीरिया ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया या तो फिर क्लोरोप्लास्ट हो, दोनों के अंदर बहुत सारे सिमिलैरिटीज होता है. अगर आगे हम लोग देखें तो कुछ हम लोग 3.8 बिलियन ईयर्स एगो से लेके हम लोगों को क्या क्या धीरे धीरे चेंजेस आया जो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ताकि एक आइडिया मिले कि कहाँ से इस तरह से चेंजेस आना शुरू हुआ, या फिर जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया है उसको जानने की क्या ज़रूरत पड़ा, उसके बारे में एक आइडिया मिल जाएगा. तो सबसे पहले देखिए एनारोबिक बैक्टीरिया. तो 3.8 बिलियन ईयर अगर हम लोग देखें, साइंटिस्ट हैव फॉसिल एविडेंस, उनको एक फॉसिल से एविडेंस मिला है बैक्टीरियल लाइफ ऑन 3.8 बिलियन ईयर एगो. एट दिस टाइम द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ डिड नॉट कंटेन ऑक्सीजन एंड लाइफ. किसका लाइफ, जो बैक्टीरियल सेल वाज एनारोबिक. क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 3.8 बिलियन ईयर एगो, अगर इतने साल पहले अगर देखें तो साइंटिस्ट को ये प्रूव मिला है कि उस वक्त हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑक्सीजन नहीं था. ठीक है, कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, और जो बैक्टीरियल सेल थे वो लोग कम्प्लीटली एनारोबिक रेस्पिरेशन करते थे. मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जहाँ पर कि विदाउट ऑक्सीजन वो लोग रेस्पिरेशन करते थे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है कि 3.2 बिलियन ईयर्स एगो फॉसिल एविडेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया अपीयर्स. देखिए
3.8 बिलियन अगर हम लोग साल पीछे देखें तो उस वक्त तो ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अगर 3.2 बिलियन अगर हम लोग साल पीछे देखें तो उस वक्त फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे या तो फिर सियानो बैक्टीरिया वहाँ पर आए थे, ठीक है, वजूद में आए थे। दीज बैक्टीरिया यूज द सन्स एनर्जी टू मेक शुगर। तो ये लोग क्या किए उस वक्त, देखिए फोटोसिंथेटिक मतलब क्या होता है, ये लोग बेसिकली सनलाइट को एज ए एनर्जी सोर्स वो लोग यूज करते हैं और यूज करके वहाँ पर अपना जो भी ग्लूकोज या फिर शुगर बनाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज, अच्छा यहाँ पर देखिए जब फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पर क्या होता है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके एनर्जी को रिलीज किया जाता है, और एनर्जी को रिलीज करने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ही हुआ कि जब वो लोग सनलाइट को यूज किए और शुगर बनाए और उसके अगेंस्ट में ये लोग क्या किए, ऑक्सीजन को एज ए बायो प्रोडक्ट ये लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए, ठीक है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन अपना मतलब ऑक्सीजन आना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इससे पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब 3.2 बिलियन साल पहले क्या हुआ, सियानो बैक्टीरिया की तरह फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया थे ये लोग क्या किए, सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाए और इसके अगेंस्ट में ऑक्सीजन को एज ए बायो प्रोडक्ट ये लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए। एज ए रिजल्ट एनारोबिक सेल वेर नाउ ए डिसएडवांटेज इन ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग एटमॉस्फेयर। उसके बाद क्या हुआ, एरोबिक सेल अपीयर्स इन फॉसिल रिकॉर्ड। अभी फॉसिल रिकॉर्ड में यह पता चला कि 2.5 बिलियन ईयर एगो यहाँ पर एरोबिक सेल का एविडेंस मिला, ठीक। एरोबिक मतलब क्या होता है, जहाँ पर कि ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन को यूज करके, ठीक है। दिस सेल वेर एबल टू यूज ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी एज ए फॉर्म ऑफ एटीपी, और उसके साथ साथ वाटर को भी ये लोग यूज करते हैं। ऑर्गेनिज्म that could thrive in an oxygen containing atmosphere were now best suited to the environment। अच्छा, अभी हम लोग देखिए, अगर one of the major feature distinguish prokaryotes from the eukaryote is the presence of mitochondria। अभी अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कंसिडर करें तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर क्या क्या फीचर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल में कंटेन एनीवेयर फ्रॉम 1 to several thousand mitochondria डिपेंडिंग ऑन द सेल लेवल ऑफ एनर्जी कंजप्शन। तो जितना सेल को एनर्जी कंजप्शन की जरूरत होता है उसी के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया भी 1 से लेके 1000 तक भी इनका नंबर रह सकता है। तो डिपेंड करता है कि एक सेल को कितना, अगर देखिए अगर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है तो ज़्यादा वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, अगर कम एनर्जी की ज़रूरत होता है तो कम एनर्जी यहाँ पर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी प्रोवाइड करता है एज ए फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। यह हम लोग क्लास 8-9 से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों का आइडिया ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी की ज़रूरत होता है। Each mitochondria measure 1 to 10 or greater micrometers in length and exist in the cell as an organelle that can be ovoid to worm shape to intrinsically branched, ठीक है। Mitochondria arise फ्रॉम द डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब यहाँ पर देखिए एक माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आता है, जब अगर प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन होता है वहाँ से नया जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वजूद में आता है, ठीक है। दे मे फ्यूज टुगेदर एंड दे मे बी ओव्ड अराउंड इनसाइड द सेल बाय द इंटरेक्शन विद द साइटोस्केलेटन। हाउएवर माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द सेल। लेकिन इतना तो पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के बाहर कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। यूकैरियोटिक इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोटेरोजोइक एरा प्रायर टू द ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। ऑल लाइफ ऑफ ऑन अर्थ वाज प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक से पहले जितना भी लाइफ था सभी प्रोकैरियोटिक सेल थे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल कब आया,
प्रोटेरोजोइक एरा जो है, उस एरा के वक्त आपका यूकैरियोटिक जो सेल है वो वजूद में आया है। अभी हम लोग थोड़ा सा एविडेंस के बारे में देखेंगे। ये तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कैसा क्या है, वो आइडिया मिल गया। अभी हम लोग अगर हम लोग एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस को देखें तो अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यूकैरियोट्स एरोज एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ एक आर्कियन सेल विथ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सेल के साथ आर्कियन सेल का जब फ्यूजन हुआ, वहाँ से क्या हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वजूद में आया, ठीक है। वेयर द एंशिएंट आर्कियन एनगल्फ एन एंशिएंट aerobic bacterial cell. As the atmosphere was oxygenated by photosynthesis and as a successful aerobic prokaryotes evolved, evidence suggests that an ancestral cell with some membrane compartmentalization engulfed a free-living aerobic prokaryotes, especially an alpha proteobacteria. इसको याद रखिए कि पता चला कि जो भी यूकैरियोटिक सेल होता है, एंसेस्ट्रल सेल होता है, बेसिकली फ्री लिविंग एरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल को, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को वो लोग एनगल्फ किए। तो यहाँ पर एक इस तरह से प्रोकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जाम्पल दिया गया है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, ठीक है। इसको एनगल्फ कर दिए या फिर वो लोग निगल दिए, ठीक है। द एनगल्फ बैक्टीरिया सेल develop a mutualistic relationship with the archaean cell. आर्कियन सेल क्या बैक्टीरियल सेल को तो एनगल्फ किया या फिर निगल दिए। अभी क्या हुआ, दोनों के अंदर एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बना। द एनगल्फ्ड बैक्टीरिया अलाउ द होस्ट आर्कियन सेल टू यूज ऑक्सीजन to release energy stored in nutrient and the host cell protect the bacterial cell from predator. अभी दोनों एक दूसरे को क्या बेनिफिट दे, यहाँ पर देखिए। बैक्टीरिया क्या किया होस्ट आर्कियन को अलाउ किया कि वो जो बैक्टीरिया का जो ऑक्सीजन है उसको यूज करके एनर्जी को रिलीज कर सकता है, ठीक है। अभी इसके अगेंस्ट में जो होस्ट सेल है, ठीक है, जो या तो फिर जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो क्या बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में चले, ठीक है। ओवर मेनी जनरेशन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप, क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे, अरे बैक्टीरिया को पता चला कि अरे यूकैरियोटिक सेल के बिना मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं अगर बाहर गया तो मुझे प्रीडेटर अटैक करेंगे। अभी यूकैरियोटिक सेल को भी इतना पता चला कि यहाँ तो अभी मेरा मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि मैं अंदर में मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है और बैक्टीरिया सेल से मुझे जो भी ऑक्सीजन चाहिए वो मुझे बैठे बैठा ही मिल जा रहा है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ जब बेनिफिट में आए, कुछ टाइम के बाद कुछ जनरेशन के बाद दोनों के अंदर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आ गया, ठीक है, डेवलप हो गया बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म सो कम्प्लीटली दैट नीदर कुड सर्वाइव ऑन इट्स ओन। तो उनको ये तो पता चला कि दोनों एक दूसरे से अगर अलग हो जाएंगे तो ये लोग कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। दस माइटोकॉन्ड्रिया बिकेम इनटू एग्जिस्टेंट विद इन द यूकैरियोटिक सेल। तो वहीं पर क्या हुआ, अभी माइटोकॉन्ड्रिया अपना वजूद में आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लीजिए कि किस तरह से एक एंसेस्ट्रल होस्ट सेल है और उसके अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट यहाँ पर एंट्री किया। अभी एंट्री करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर धीरे धीरे वह एक तरह का माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी बना, ठीक है। मोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया आर शेप लाइक अभी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया के अंदर क्या सिमिलरिटीज है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया और जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया है एंड आर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, दोनों जो दो मेम्ब्रेन से सराउंड हुए हैं, which could result when one membrane bound organelle was engulfed into the vacuole by another membrane bound organelle, ठीक है। इसका मतलब क्या है
एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जब दूसरा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल को अगर एनगल्फ किया तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन इज एक्सटेंसिव एंड इवॉल्व सब्सटेंशियल इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे। इस तरह से जो इनर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, जो मेम्ब्रेन होता है, वो इस तरह से फोल्ड हो गया और ये सभी फोल्ड को क्रिस्टे ही बोला जाता है। दैट रिजेंबल द टेक्सचर आउटर सरफेस ऑफ द अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। और ये जो क्रिस्टे है और ये क्रिस्टे के साथ जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया का जो आउटर में सरफेस होता है, दोनों के अंदर बहुत सारे सिमिलैरिटीज है। ठीक है, the matrix and the inner membrane are rich with enzyme necessary for the aerobic respiration. Mitochondria divide independently by the process that resemble the binary fission in प्रोकैरियोट। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, इंडिपेंडेंटली क्या होता है, डिवाइड करता है। और किस तरह से डिवाइड करता है, बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है। और ये इसी बाइनरी फिशन की तरह आप बाइनरी फिशन की मदद से आपका प्रोकैरियोटिक सेल भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों के अंदर बहुत सारे सिमिलैरिटीज दिखाई दिया। माइटोकॉन्ड्रिया दैट कैरिड आउट एरोबिक रेस्पिरेशन हैव देयर ओन जीनोम with genes similar to those of alpha proteobacteria। तो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया के अंदर जो भी जीनोम सीक्वेंस का जो भी है, उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम है, दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज है। Many of genes of alpha proteobacteria origin for respiratory protein are located in the nucleus. Additionally, in some eukaryotic group, such genes are found in the mitochondria, whereas in other group they are found in the nucleus. This has been interpreted that evidence that the genes have been transferred from the endosymbiote chromosome to the host genome. This loss of genes by the endosymbionts is probably one explanation that mitochondria cannot live without cell। तो सेल के बिना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर एक लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मुलाकात होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।